नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुनहरी कहानियाँ में। आज की कहानी है सुहाग की साड़ी, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। आइए कहानी पर प्रकाश डालते हैं। यह कहना भूल है कि दाम्पत्य सुख के लिए स्त्री पुरुष के स्वभाव में मेल होना आवश्यक है। श्रीमती गौरा और श्रीमान कुंवर रतन सिंह में कोई बात न मिलती थी। गौरा उदार थी, रतन सिंह कौड़ी कौड़ी को दांतों से पकड़ते थे। वह हंसमुख थी, रतन सिंह चिंताशील थे। वह कुल मर्यादा पर जान देती थी, रतन सिंह इसे आडंबर समझते थे। उनके व्यवहारिक, सामाजिक और विचारों में भी घोर अंतर था। यह उदारता की बाजी रतन सिंह के हाथ में थी। गौरा को सहभोग से आपत्ति थी, विधवा विवाह से घृणा और अछूतों के प्रश्न से विरोध। रतन सिंह इन सभी व्यवस्थाओं के अनुमोदक थे। राजनीतिक विषयों में यह विभिन्नता और भी जटिल थी। गौरा वर्तमान स्थिति को अटल, अमर्य, अपरिहार्य समझती थी। इसीलिए वह नरम गरम कांग्रेस, स्वराज्य, होम रूल सभी से विरक्त थी। कहती, यह मुट्ठी भर पढ़े लिखे आदमी क्या बना लेंगे, चने कहीं भाड़ फोड़ सकते हैं। रतन सिंह पक्के आशावादी थे। राजनीतिक सभा की पहली पंक्तियों में बैठने वाले, कर्म क्षेत्र में सबसे पहले कदम उठाने वाले, स्वदेश व्रतधारी और बहिष्कार के पूरे अनुयायी। इतनी विषमताओं पर भी उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय था। कभी कभी उनमें मतभेद अवश्य होते थे, पर वे समीर के वे झोंके थे जो स्थिर जल को हल्की हल्की लहरों से आभूषित कर देते हैं। थोड़ी सी सदिच्छा सारी विषमताओं और मतभेद को प्रतिकार कर देती थी। विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई जा रही थीं। स्वयं सेवकों के जत्थे भिखारियों की भांति द्वारों पर खड़े हो होकर विलायती कपड़ों की भिक्षा मांगते थे, और ऐसा कदाचित ही कोई द्वार था जहां उन्हें निराश होना पड़ता हो। खद्दर और गाढ़े के दिन फिर गए थे। नयन सुख, नयन दुख, मलमल और तंजेब तनभेद हो गए थे। रतन सिंह ने आकर गौरा से कहा, लाओ सब विदेशी कपड़े संदूक से निकाल दो, मैं दे देता हूं। गौरा बोली, अरे तो इसी घड़ी देना जरूरी है, कभी फिर दे देना। रतन सिंह बोले, वाह, लोग द्वार पर खड़े कोलाहल मचा रहे हैं और तुम कहती हो फिर कभी दे देना। गौरा बोली, तो यह कुंजी लो, निकाल कर दे दो, मगर यह सब लड़कों का खेल है। घर फूकने से स्वराज न कभी मिला है और न मिलेगा। रतन सिंह बोले, मैंने कल ही तो इस विषय पर तुमसे घंटों माथापच्ची की थी और उस समय तुम मुझसे सहमत हो गई थी। आज फिर वही शंकाएं करने लगी। गौरा बोली, मैं तुम्हारे अप्रसन्न हो जाने के डर से चुप हो गई थी। रतन सिंह बोले, अच्छा, शंकाएं फिर कर लेना, इस समय जो करना है वह करो। गौरा बोली, लेकिन मेरे कपड़े तो ना लोगे ना। रतन सिंह बोले, सब देने पड़ेंगे। विलायत का एक सूत भी घर में रखना मेरे प्राण को भंग कर देगा। इतने में रामटहल साइस ने बाहर से पुकारा, सरकार, लोग जल्दी मचा रहे हैं, कहते हैं अभी कई मोहल्लों का चक्कर लगाना है। कोई गाड़े का टुकड़ा हो तो मुझे भी मिल जाए, मैंने भी अपने कपड़े दे दिए हैं। केसर महरी कपड़ों की एक गठरी लेकर बाहर जाती हुई दिखाई दी। रतन सिंह ने पूछा, क्या तुम भी अपने कपड़े देने जाती हो? केसर ने लजाते हुए कहा, हाँ सरकार, जब देश छोड़ रहा है तो मैं कैसे पहन लूं। रतन सिंह ने गौरा की ओर आदेशपूर्ण नेत्रों से देखा। अब वह विलंब न कर सकी। लज्जा से सिर झुकाए संदूक खोलकर कपड़े निकालने लगी। एक संदूक खाली हो गया तो उसने दूसरा संदूक खोला। सबसे ऊपर एक सुंदर रेशमी सूट रखा हुआ था जो कुंवर साहब ने किसी अंग्रेजी कारखाने में सिलवाया था। गौरा ने पूछा, क्या ये सूट भी निकाल दूं? रतन सिंह बोले, हाँ हाँ, इसे किस दिन के लिए रखोगी? गौरा बोली, यदि मैं यह जानती कि इतनी जल्दी हवा बदलेगी तो यह सूट कभी न सिलवाने देती, सारे रुपए खून हो गए। रतन सिंह ने कुछ उत्तर न दिया। तब गौरा ने अपना संदूक खोला
और जलन के मारे स्वदेशी विदेशी सभी कपड़े निकाल निकाल कर फेंकने लगी। वह आवेश प्रवाह में आ गई। उनमें कितनी ही बहुमूल्य फैंसी जैकेट और साड़ियां थी जिन्हें किसी समय पहनकर वह फूले नहीं समाती थी। बाज बाज साड़ियों के लिए तो उसे रतन सिंह से बार बार तकाजे करने पड़े थे, पर इस समय सबकी सब आंखों में खटक रही थीं। रतन सिंह उसके भावों को ताड़ रहे थे। स्वदेशी कपड़ों का निकाले जाना उन्हें अखर रहा था, पर इस समय चुप रहने में ही उन्होंने कुशलता समझी। जिस पर भी एक दो बार विवाद हो चुका था, एक बनारसी साड़ी के लिए तो वह झगड़ बैठे। उसे गौरा के हाथ से छीन लेना चाहा, पर गौरा एक न मानी, निकाल ही फेंका। सहसा संदूक में से एक केसरिया रंग की तंजीब की साड़ी निकल आई, जिस पर पक्की आंचल और पल्ले टंगे हुए थे। गौरा ने उसे जल्दी से लेकर अपनी गोद में छिपा लिया। रतन सिंह ने पूछा, कैसी साड़ी है? गौरा बोली, कुछ नहीं, तंजीब की साड़ी है, आंचल पक्का है। रतन सिंह बोले, तंजीब की है तो जरूर विलायती होगी, उसे अलग क्यों रख लिया? क्या वह बनारसी साड़ियों से अच्छी है? गौरा बोली, अच्छी तो है, पर मैं इसे ना दूंगी। रतन सिंह बोले, वाह, विलायती चीजों को मैं न रखने दूंगा, इधर लाओ। गौरा बोली, नहीं, मेरी खातिर इसे रहने दो। रतन सिंह बोले, तुमने मेरी खातिर से एक चीज न रखी तो मैं तुम्हारी खातिर क्यों करूं? गौरा बोली, पैरों में पड़ती हूं, जिद ना करो। रतन सिंह बोले, स्वदेशी साड़ियों में से जो चाहे रख लो, लेकिन इस विलायती चीज को मैं न रखने दूंगा। इसी कपड़े की बदौलत हम गुलाम बने, यह गुलामी का दाग है, अब मैं नहीं रख सकता, लाओ इधर। गौरा बोली, मैं इसे ना दूंगी, एक बार नहीं 1000 बार कहती हूं, बिल्कुल ना दूंगी। रतन सिंह बोले, मैं इसे लेकर छोड़ूंगा, इस गुलामी के पटके को, इस दासत्व के बंधन को किसी तरह ना रखूंगा। गौरा बोली, नाहक जिद करते हो। रतन सिंह बोले, आखिर तुमको इससे इतना प्रेम क्यों है? गौरा बोली, तुम तो बाल की खाल निकालते हो, इतने कपड़े थोड़े हैं, एक साड़ी ही तो रख ली, इसमें क्या हो गया? रतन सिंह बोले, तुमने अभी तक इन होलियों का आशय ही नहीं समझा। गौरा बोली, खूब समझती हूं, सब ढोंग है, 4 दिन में जोश ठंडा पड़ जाएगा। रतन सिंह बोले, तुम केवल इतना बतला दो कि यह साड़ी तुम्हें इतनी क्यों प्यारी है, तो शायद मैं मान जाऊं। गौरा बोली, यह मेरी सुहाग की साड़ी है। रतन सिंह थोड़ा सोचकर बोले, तो मैं इसे कभी न रख पाऊंगा, मैं विदेशी वस्त्र को शुभ स्थान नहीं दे सकता। इस पवित्र संस्कार का यह अपवित्र स्मृति चिन्ह घर में नहीं रख सकता। मैं इसे सबसे पहले होली की भेंट चढ़ाऊंगा। लोग कितने हतबुद्धि हो गए थे कि ऐसे शुभ कार्यों में भी विदेशी वस्तुओं का व्यवहार करने में संकोच न करते थे। मैं इसे अवश्य होली में दूंगा। गौरा बोली, कैसी अपशगुन बातें मुंह से निकालते हो? रतन सिंह बोले, ऐसी सुहाग की साड़ी का घर में रखना ही अपशगुन है, अमंगल है, अनिष्ट और अनर्थ है। गौरा बोली, यूं चाहे जबरदस्ती छीन लो, पर खुशी से न दूंगी। रतन सिंह बोले, तो फिर मैं जबरदस्ती ही करूंगा, मजबूरी है। यह कहकर वह लपके कि गौरा के हाथों से साड़ी छीन लूं। गौरा ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और रतन सिंह की ओर कातर नेत्रों से देखकर कहा, तुम्हें मेरे सर की कसम। केसर मेहरी बोली, बहू जी की इच्छा है तो रहने दीजिए। रतन सिंह के बढ़े हुए हाथ रुक गए, मुख मलिन हो गया, उदास होकर बोले, मुझे अपना व्रत तोड़ना पड़ेगा, प्रतिज्ञा पत्र पर झूठे हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। खैर, यही सही है। शाम हो गई थी। द्वार पर स्वयं सेवकगण शोर मचा रहे थे, कुंवर साहब जल्दी आइए, श्रीमती जी से कह दीजिए हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, बहुत देर हो रही है। उधर
रतन सिंह असमंजस में पड़े हुए थे कि प्रतिज्ञा पत्र पर कैसे हस्ताक्षर करूं। विदेशी वस्त्र घर में रखकर स्वदेशी व्रत का पालन कैसे होगा। आगे कदम बढ़ा चुका हूं, पीछे नहीं हट सकता, लेकिन प्रतिज्ञा का पालन करना अभीष्ट भी तो नहीं, केवल उसके आशय पर लक्ष्य रहना चाहिए। इस विचार से मुझे प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने का पूरा अधिकार है। त्रिया हट के सामने किसी की भी नहीं चलती। यूं चाहो तो मैं एक ताने में काम निकाल सकता था, पर उसे बहुत दुख होगा। बड़ी भावुक है, उसके भावों का आदर करना मेरा कर्तव्य है। गौरा भी चिंता में डूबी हुई थी। सुहाग की साड़ी, सुहाग का चिन्ह, उसे आग में कैसे झोंक दूं। कितने अपशगुन की बात है। ये कभी कभी बालकों की भांति जिद करते हैं, अपनी धुन में किसी की नहीं सुनते। बिगड़ते हैं तो मानो मुंह भी सीधा नहीं होता। लेकिन वे बेचारे भी तो अपने सिद्धांत से मजबूर हैं। झूठ से उन्हें घृणा है। प्रतिज्ञा पत्र पर झूठी स्वीकृति लिखनी पड़ेगी। उनकी आत्मा को बड़ा दुख होगा। घोर धर्म संकट में पड़े होंगे। यह भी तो नहीं हो सकता कि सारे शहर में स्वदेशानुरागियों के सिरमौर बनकर उस प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने से आनाकानी करें। कहीं मुंह दिखाने को जगह न रहेगी। लोग समझेंगे बना हुआ है, पर शगुन की चीज कैसे दे दूं। इतने में उसने राम टहल सईस को सिर पर गट्ठर ले जाते हुए देखा। केसर मेहरी भी एक गट्ठर सर पर रखे हुई थी। पीछे पीछे रतन सिंह हाथ में प्रतिज्ञा पत्र लिए जा रहे थे। उनके सर पर ग्लानि के भाव झलक रहे थे, जैसे कोई सच्चा आदमी झूठी गवाही देने जा रहा हो। गौरा को देखकर उन्होंने आंखें फेर ली और चाहा कि उससे बचकर निकल जाएं। गौरा को ऐसा जान पड़ा कि उनकी आंखें डबडबाई हुई हैं। वह राह रोककर बोली, जरा सुनते जाओ। रतन सिंह बोले, जाने दो, लोग बाहर खड़े हैं। उन्होंने चाहा कि पत्र तो छिपा लूं, पर गौरा ने उनके हाथ से छीन लिया। उसे गौर से पढ़ा और एक क्षण चिंता मग्न रहने के बाद बोली, वह साड़ी भी लेते जाओ। रतन सिंह बोले, रहने दो, अब तो मैंने झूठ लिख ही दिया है। गौरा बोली, मैं क्या जानती थी कि तुम ऐसी कड़ी प्रतिज्ञा कर रहे हो। रतन सिंह बोले, यह तो मैं तुमसे पहले ही कह चुका था। गौरा बोली, मेरी भूल थी, क्षमा कर दो और इसे लेते जाओ। रतन सिंह बोले, जब तुम इसे देना अपशगुन समझती हो तो रहने दो। तुम्हारी खातिर थोड़ा सा झूठ बोलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गौरा बोली, नहीं, लेते जाओ। अमंगल के भय से तुम्हारी आत्मा का हनन नहीं करना चाहती। यह कहकर उसने अपनी सुहाग की साड़ी उठाकर पति के हाथ में रख दी। रतन सिंह ने देखा, गौरा के चेहरे का एक रंग आता है, एक जाता है, जैसे कोई रोगी विषम वेदना को दबाने की चेष्टा कर रहा हो। उन्हें अपनी हृदयता पर लज्जा आई। हाँ, केवल अपने सिद्धांत की रक्षा के लिए, अपनी आत्मा के सम्मान के लिए मैं इस देवी के भाव का वध कर रहा हूं। यह अत्याचार है। साड़ी गौरा को देकर बोले, तुम इसे रख लो, मैं प्रतिज्ञा पत्र को फाड़ डालता हूं। गौरा ने दृढ़ता से कहा, तुम न ले जाओगे तो मैं खुद जाकर दे आऊंगी। रतन सिंह विवश हो गए, साड़ी ली और बाहर चले गए। उसी दिन से गौरा के हृदय पर एक बोझ सा रहने लगा। वह दिल बहलाने के लिए नाना उपाय करती, जलसों में भाग लेती, सैर करने जाती, मनोरंजक पुस्तकें पढ़ती, यहाँ तक कि कई बार नियम के विरुद्ध थिएटर भी गई। किसी प्रकार अमंगल कल्पना को शांत करना चाहती थी, पर यह आशंका एक बादलों की भांति उसके हृदय पर छाई रहती थी। जब एक पूरा महीना गुजर गया और उसकी मानसिक वेदना दिनों दिन बढ़ती ही गई, तब कुंवर साहब ने उसे कुछ दिनों के लिए अपने इलाके पर ले जाने का निश्चय किया। उसका मन उन्हें आदर्श प्रेम का नित्य तिरस्कार किया करता था। वह अक्सर देहातों में प्रचार का काम करने जाया करते थे, पर अब अपने गांव से बाहर न जाते, या तो जाते तो संध्या तक लौट कर आ जाते। उनकी एक दिन की देर, उनका असाधारण सिर दर्द, जुकाम उसे अव्यवस्थित कर देता था।
वह बहुधा बुरे स्वप्न देखा करती थी। किसी अनिष्ट की काल्पनिक अस्तित्व की छाया उसे अपने चारों ओर मंडराती हुई प्रतीत होती थी। वह तो देहात में पड़ी हुई आशंकाओं की कठपुतली बन गई थी। इधर उसकी सुहाग की साड़ी स्वदेश प्रेम की वेदी पर भस्म होकर भभूत बन गई थी। दूसरे महीने के अंत में रतन सिंह उसे लेकर लौट आए। गौरा को वापस आए 3-4 दिन हो चुके थे। अब घर के संभालने और नियत स्थान पर रखने में वह इतनी व्यस्त हो गई थी कि घर से बाहर न निकल पाती थी। कारण यह था कि केसर मेहरी उसके जाने के दूसरे ही दिन छोड़कर चली गई थी और अभी उतनी चतुर कोई दूसरी मेहरी न मिल पाई थी। कुंवर साहब का साइज रामटहल भी छोड़ गया था। बेचारे कोचवान को साइज का भी काम करना पड़ता था। संध्या का समय था। गौरा बरामदे में बैठी आकाश की ओर टकटकी लगाकर देख रही थी। चिंताग्रस्त प्राणियों का एकमात्र यही अवलंब है। सहसा रतन सिंह ने आकर कहा, चलो आज तुम्हें स्वदेश बाजार की सैर करा के लाऊं। यह मेरा ही प्रस्ताव था, पर 4 दिन यहां आए हो गए, उधर जाने का अवसर ही ना मिला। गौरा बोली, मेरा तो जाने का मन नहीं है, यहां बैठकर ही कुछ बातें करते हैं। रतन सिंह बोले, नहीं, चलो देख कर आते हैं, 1 घंटे में लौट आएंगे। अंत में गौरा राजी हो गई। इधर महीनों से बाहर न निकली थी। आज उसे चारों तरफ एक विचित्र शोभा दिखाई दी। बाजार कभी इतने रौनक पर न थे जितने उसे आज दिखाई दे रहे थे। वह स्वदेशी बाजार में पहुंची तो जुलाहों और कोरियों को अपनी अपनी दुकानों पर सजाए बैठे देखा। सहसा एक वृद्ध कोरी ने आकर रतन सिंह को सलाम किया। रतन सिंह चौंक कर बोले, रामटहल, तुम अब कहाँ हो? रामटहल का चेहरा श्री संपन्न था। उसके अंग अंग से आत्मसम्मान की आभा झलक रही थी। आंखों में गौरव ज्योति थी। रतन सिंह को कभी अनुमान न हुआ था कि अस्तबल साफ करने वाला बुढ़ा राम महल इतना सौम्य, इतना भद्र पुरुष है। वह बोला, सरकार, अब तो अपना कारोबार करता हूं। जब से आपकी गुलामी छोड़ी तब से अपने काम में लग गया। आप लोगों की निगाह हम गरीबों पर हो गई, हमारा भी गुजर हो रहा है। नहीं तो आप जानते ही हैं कि किस हाल में पड़ा हुआ था। जात का कोरी हूं, पर पापी पेट के लिए जाटव बन गया था। रतन सिंह बोले, तो भाई अब मुंह मीठा कराओ। यह बाजार लगने से मेरी ही सलाह थी, बिक्री तो अच्छी हो रही होगी ना? रामटहल बोला, हाँ सरकार, आजकल खूब बिक्री हो रही है। माल हाथों हाथ उड़ जाता है। यहां बैठते हुए 1 महीना हो गया है, पर आपकी कृपा से लोगों के 4 पैसे थे, वे बेबाक हो गए। भगवान की दया से रूखा सूखा भोजन भी दोनों समय मिल जाता है, और क्या चाहिए। मालकिन की सुहाग की साड़ी का होली में आना कहिए और बाजार का चमकना कहिए। लोगों ने कहा, तुम इतने बड़े होकर ऐसे शगुन की चीजों की परवाह नहीं करते, तो फिर हम विदेशी कपड़े क्यों रखें। जिस दिन होली जली है उसके 2-3 दिन पहले ही सरकार इलाके पर चले गए थे। उसके पहले भी सरकार कई दिनों तक घर से बहुत कम निकलते थे। मैं तो यही कहूंगा कि सारी माया उसी सुहाग की साड़ी की है। इतने में एक अधेड़ स्त्री गौरा के सामने आकर बोली, बहू जी, मुझे भूल तो नहीं हो गई? गौरा ने सिर उठाया तो सामने केसर मेहरी खड़ी थी। वह सुंदर साड़ी पहने हुई थी। हाथ पांव में मामूली गहने भी थे। चेहरा खिला हुआ था। स्वाधीन जीवन का गौरव एक एक भाव से प्रकट हो रहा था। गौरा ने कहा, इतनी जल्दी भूल जाऊंगी? अब कहाँ हो? हमें लौटने भी ना दिया, बीच में ही छोड़कर चली गई। केसर बोली, क्या करूं सरकार, अपना काम चलता देख सब्र न हो सका। जब तक रोजगार न चलता था तब तक लाचारी थी। पेट के लिए सेवा टहल करम करम करना ही पड़ता था। अब आप लोगों की दया से हमारे दिन भी लौट आए हैं। अब दूसरों का काम नहीं किया जाता। अगर बाजार का यही रंग रहा तो हमारी अपनी कमाई बहुत हो जाएगी। यह सब आपकी साड़ी की ही महिमा है। उसकी बदौलत हम गरीबों के कितने ही घर बस गए। 1 महीना पहले
इन दुकान वालों में से किसी को रोटियों का ठिकाना न था। कोई सईसी करता था, कोई तासे बजाता था, कोई भिखारी बनकर भीख मांगता था। अब सब अपने धंधों में लग गए हैं। सच पूछो तो तुम्हारी सुहाग की साड़ी ने हमें सुहागिन बना दिया है, नहीं तो हम सुहागिन होते हुए भी विधवाएं थीं। सच कहती हूँ, सैकड़ों जबान से नित्य यही दुआ निकलती है कि आपका सुहाग अमर रहे। जिसने हमारी जात को सुहाग दान कर दिया। रतन सिंह एक दुकान पर बैठकर कुछ कपड़े देखने लगे। गौरा का भावुक हृदय आनंद से पुलकित हो रहा था। सारी अमंगल कल्पनाएं मानो दिल से निकलती जा रही थीं। आंखें सजल हो गई थीं और सुहाग की देवी अश्रु संचित नेत्रों के सामने खड़ी आंचल फैलाकर उसे आशीर्वाद दे रही थीं। उसने रतन सिंह को भक्तिपूर्ण आंखों से देखकर कहा, मेरे लिए भी एक साड़ी ले लो। जब गौरा यहां से चली तो सड़क की बिजलियां जल चुकी थीं। सड़कों पर खूब प्रकाश था। उसका हृदय भी आनंद के प्रकाश से जगमगा रहा था। रतन सिंह ने पूछा, सीधे घर चलूं? गौरा बोली, नहीं, छावनी की तरफ होते चलते हैं। रतन सिंह बोले, बाजार खूब सजा हुआ था। गौरा बोली, यह जमीन लेकर एक स्थायी बाजार बनवा दो। स्वदेशी कपड़ों की दुकानें हों और किसी से किराया न लिया जाए। रतन सिंह बोले, बहुत खर्चा पड़ेगा। गौरा बोली, मकान बेच दो, रुपए ही रुपए हो जाएंगे। रतन सिंह बोले, और हम रहें पेड़ के तले? गौरा बोली, नहीं, गांव वाले मकान में। रतन सिंह बोले, सोचूंगा। गौरा बोली, इलाके भर में खूब कपास की खेती कराओ। जो कपास बोए उसकी बेगार माफ कर दो। रतन सिंह बोले, हां, तकदीर अच्छी है, दूनी उपज हो जाएगी। गौरा कुछ देर सोचने के बाद बोलती है, लकड़ी बिना दाम दो तो कैसा रहेगा? जो चाहे चरखे बनवाने के लिए काट ले आए। रतन सिंह बोले, लूट मच जाएगी। गौरा बोली, ऐसी बेईमानी कोई ना करेगा। जब उसने गाड़ी से उतरकर घर में कदम रखा तो चित्त शुभ कल्पनाओं से प्रफुल्लित हो रहा था, मानो कोई बछड़ा खूंटे से छूटकर किलोले खा रहा हो। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।